हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा हूं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होंगी। तो देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है, तो आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। वो भी एक अच्छी पोस्ट है और आपको केंद्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो दिल्ली में नौकरी करने का मौका मिलेगा, तो आप उसे जरूर भरिएगा फॉर्म। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। तो बताइए भी, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, तो आपको यहाँ बताना है। पहला कह रहे हैं कि तुलसीदास को, या गुरु गोविंद सिंह को, या नानक को, या अमीर खुसरो को। बताइए भाई, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किनको? अमीर खुसरो को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। बताइए भी, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। कह कि साकेत था, नीरजा था, परिप्रवास था, या कामायनी था। बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, परिप्रवास। ये जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसके खड़ी बोली, ये परिप्रवास के जो लेखक हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठीक है, कौन है भी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इनके नाम भी, कवि के नाम भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। बताइए भाई, जब कह रहे हैं कि दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। कह रहे हैं कि अंतास्त्र व्यंजन कहलाते हैं, या महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, या अल्प प्राण, या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चलिए भाई बताइए, बढ़िया प्रश्न है। देखिए, जब दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सही ऑप्शन आपका चौथा नंबर हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछे गए हैं। तो कितने होते हैं भाई? आप जानते हैं, 4 होता है ना। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से भाई? छ, त्र, ज्ञा और आपका स्र। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए भाई? 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इनका भी देखिए, ऐसे ऑप्शन बताएगा कि भैया छा किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है। तो देखिए, का कौन सा भी? का हलंत प्लस सा, ये इससे बन के मिला है। त्रा, तो त्रा किससे मिलकर बना है भाई? ता हलंत प्लस रा से मिलकर बना हुआ है त्रा। ठीक है, और ज्ञा किससे मिलकर बना हुआ है? जा हलंत प्लस इया से। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और स्रा किससे मिला है? आपका सा प्लस और रा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये तो आपसे पूछा भी गया है और ये पूछा गया कि किनसे इनका मेल हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और पूरा रट लेना है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला देखिए भाई, कह रहे हैं कि आगमन में आपको उपसर्ग है। तो उपसर्ग आप जानते हैं, उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आगमन में आपको उपसर्ग बताना है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला नंबर, आ। देखिए, आ प्लस गमन। गमन आपका क्या है? मूल शब्द हो गया, और आपका आ जो है आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, चल अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है। तो बताइए भी, प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कि अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, या फारसी। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 का तीसरा नंबर हो जाएगा। प्रति उपसर्ग जो है संस्कृत भाषा में आया है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है। अगला देखिए, तो कहने कि पश्चिम में आपको प्रत्यय है। तो पश्चिम में आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय आप जानते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगता है। तो बताइए भाई, तो आपको पश्चिम में आपको प्रत्यय बताना है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या
6 का सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ई में जो है आपका पश्चिम में ई में प्रत्यय लगा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि कवि, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? बताइए भाई, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कहेंगे कवि लोग का, या कवि दल का, या कवि वृंद का, या कवि समूह का। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। कवि वृंद जो है कवि शब्द का एक वचन है। ठीक है, कवि शब्द जो है कवि वृंद का एक वचन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न कह रहे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। तो यहाँ पे आपको दिन शब्द बताना है कि ये क्या है आपका, यहाँ पर स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है, या पुल्लिंग है, या कुछ भी नहीं। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो जो दिन शब्द है आपका कैसा है? ये पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है। कह रहे हैं कि कोई, मैं, वह, जो। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? कोई जो है आपका कैसा है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे आपके दरवाजा पर कोई आया है तो आपके पिताजी पूछ रहे हैं कि कौन आया, तो कह रहे हैं कोई आया है, तो मतलब हम पता नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप जानते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंध वाचक, और पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय में आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। कह रहे हैं कि संख्यावाचक, देखिए नंबर को कहीं दिखा नहीं रहा है तो संख्यावाचक नहीं होगा। परिमाणवाचक, तो इसमें भी आपको नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि गुणवाचक, अच्छा ये गलत हो गया। ठीक है, गुणवाचक कह रहे हैं कि विशेषण, या चौथा कह रहे हैं कि सार्वनामिक विशेषण। तो कौन सा सही हो जाएगा भाई आपका? यहाँ ऑप्शन नंबर 10 का प्रश्न का सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्या है? पर्वतीय जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए, तो विशेषण शब्द आपके कितने हैं भाई? विशेषण आप जानते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला है पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है। तो आपको यहाँ पर कर्मवाच्य रूप इसमें से कौन है? पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि पंछियों से पानी पिया जाता है। अगला है पानी पंछी से पिया जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि पंछियों से पानी पी जाती है, या पानी पंछियों से पिए जाते हैं। तो बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा, पंछियों से पानी पिया जाता है, इसका सही कर्मवाच्य रूप है। देखिए वाच्य कितने होते हैं भाई? वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? वाच्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की। और देखिए भाववाच्य क्या है? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। जैसे कहते हैं बुढ़ापा, मोटापा। ठीक है, तो ये कैसे आएंगे? ये भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ठीक है, कहें कि तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो ऑप्शन करें कि भविष्यत काल होगा, संभाव्य भूतकाल होगा, वर्तमान काल होगा, या भूतकाल होगा। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, वर्तमान काल। क्या उनसे भी? वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल के आप जानते हैं कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और भविष्य काल के 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्तमान काल देना है। तो वर्तमान काल के 5 भेद कौन से हैं? देखिए, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और कौन सा है 5वां? संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, तो यहाँ कहने कि तुम बैठो
मैं अभी आया। तो ये आपका कैसा काल है भाई, ये यहाँ पे वर्तमान काल है। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न है कि वह बहुत धीरे धीरे बात करता है, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है। क्या भाई, रीतिवाचक अव्यय क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो कहना कहें कि धीरे धीरे करता है बात या धीरे, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा धीरे धीरे। तो वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय कौन सा हो जाएगा, धीरे धीरे। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। तो यहाँ पे आपको कई शब्द के लिए एक शब्द बताना है। तो बताइए भाई, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि असु कवि, महाकवि, सुकवि या राज कवि। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आसु कवि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं कि रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द होगा। बताइए भी, कहने कि निशाचर होगा, अचर होगा, तपस्वी होगा, ब्राह्मणी होगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो रात में घूमने वाला के लिए कौन शब्द होता है भाई, आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा निशाचर कहते हैं। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अंधे को दीपक दिखाना, कह रहे हैं कि अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो आपको यहाँ सही अर्थ बताना है। चलिए, पहला है, कह रहे हैं कि ना समझ को रोशनी देना, ना समझ को उपदेश देना, या अंधे का रास्ता रोशन करना, या अंधे की सहायता करना। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा भाई, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना। ठीक है, ना समझ को उपदेश देना सही मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, अगला है, बताइए भी, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रसोई घर में कौन सा समास है। तो यहाँ आपको बताना है रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई के लिए घर। तो बताइए भाई, कह द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के तत्पुरुष समास। बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास हो गया। देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में जो है विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है, रसोई घर आप देख ही रहे हैं, तो रसोई घर में आप जानते हैं क्या है, तत्पुरुष समास है, रसोई के लिए घर। ठीक है, इनका जब आप मिला देंगे तो आपके क्या हो जाएगा, विभक्ति का लोप हो जाता है। तो आप ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, और देखिए भाई, द्विगु समास, द्विगु समास आप कैसे पहचानेंगे, इसमें देखिए नंबर आपको दिया रहेगा, संख्यावाचक। पहला पद क्या रहेगा आपका, संख्यावाचक रहेगा। जैसे नवग्रह हो गया, नवरत्न हो गया, चौराहा हो गया, त्रिरत्न हो गया। ठीक है, तो ये आप ऐसे पकड़ेंगे। देखिए, अव्ययी भाव समास में आपको क्या लगा रहेगा, उसमें अव्यय से पकड़ना है। ठीक है, उपसर्ग लगा रहता है आपको अव्ययी भाव समास में। और देखिए, द्वंद्व समास आप जानते हैं, जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, वहां पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आप समास जानते हैं आप कितने प्रकार के भी, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आपका 2 बचे कौन कौन से, एक बहुब्रीहि समास बचा और कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास में आपका पहला पद विशेषण होता है, अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा। दूसरा पद जिसे कहते हैं संज्ञा होता है या विशेष से कहते हैं। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में क्या होता है भाई, इसमें आपसी बहुब्रीहि समास में ऐसे परिभाषा से पूछता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, तो वह आपका कैसा कहलाता है, बहुब्रीहि समास में। ठीक है, तो परिभाषा भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है, कह रहे कि चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में आपका यहाँ कौन सा समास है। देखिए, चौराहा 4 राहों का समूह, तो 4 आ रहा है ना, तो आप ऐसे पकड़ेंगे। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा द्विगु समास। देखिए, द्विगु मतलब गिनती आप आ रही ना, द्विगु, तो द्विगु ऐसे करना, द्विगु मतलब 2 3 4 आ रहा, द्विगु समास। तो जिसमें नंबर आएगा उसमें आपको क्या लगाना है, द्विगु समास आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको पहचानना है। ठीक है, चलिए, तो कर्मधारय समास अभी आपको बताया, कर्मधारय समास आप जानते हैं क्या भाई, इसमें पहला पद क्या होगा आपका, विशेषण होगा, और अंतिम पद क्या होगा, संज्ञा या विशेष से होगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि आपको बताना है कि, कह रहे हैं कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं आला आपको बताना है। क्या भाई, नहीं आला आपको बताना है। कह रहे हैं कि व्योम, कृषाणु, पावक या अनल। देखिए, आपका कृषाणु, पावक और अनल जो है ये आपका
किसका है? आग का पर्यायवाची है। देखिए नहीं वाला ध्यान देना, नहीं वाला हमसे पूछा गया, तो व्योम जो है आपका ये जो है आग का पर्यायवाची नहीं है, तो ये किसका होगा? ये आकाश का है। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि पहला नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि कपड़ा का पर्यायवाची बताइए, तो यहाँ पे आपको कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। चलिए भी सही ऑप्शन आपको बताना है। देखिए कह रहे कि वसन, जंगल, चलन, गगन, तो बताइए भाई सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका पहला वाला सही हो जाएगा, वसन। वसन जो है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि अंक, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द, देखिए नहीं वाला आपको ध्यान देना है। ये देखिए अंक के अनेकार्थी शब्द कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है, तो पूछिए बताया है कि इसमें नहीं वाला आपको चुनना है, तो नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए करिएगा और उसको ध्यान से आंसर दिया करिए, नहीं गलत हो जाता है। चलिए कह रहे कि गोद, देखिए अंक का अनेकार्थी गोद होता है, चिन्ह भी होता है, ठीक है, और संख्या भी होता है, ठीक है। देखिए अंग नहीं है, ये अंग मतलब शरीर का है, ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा वाला जो है अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। देखिए कई बार परीक्षा में आया हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको यहाँ श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद वाला शब्द चुनना है। पहला करेंगे श्रद्धा प्लस आनंद है, श्रद्धा प्लस नंद है, श्रा प्लस द्वंद है, या श्रद्ध प्लस आनंद है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद। तो यहाँ पे आपका कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। देखिए बड़ा प्लस बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा मिलकर जानते हैं आपका होता है बड़ा होता है, तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि स्वर स्वर आए, जब स्वर स्वर मिलते हैं तो वे बड़ा स्वर बना लेते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए भाई अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, कह रहे कि पहला अवनीश का बताना है संधि, कह रहे कि अवन प्लस इस होगा, या अवन प्लस ईस होगा, या अवनी प्लस ईस होगा, या अवन प्लस ईस होगा। बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो अवनीश का सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, अवनी प्लस ईस हो जाएगा, अवनी प्लस ईस हो जाएगा। इसमें भी आपका कौन सी संधि है भाई? दीर्घ स्वर संधि होगा ना, छोटी या बड़ी मिलकर बड़ी ही बना लेता है, तो यहाँ भी आपका अवनी प्लस ईस मिलकर बनेगा अवनीश, ठीक है। तो संधि आप जानते हैं, संधि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? कौन सा शब्द शब्द अलंकार आपसे पूछा है, नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद या नहीं है? तो नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है, नहीं वाला। देखिए कह रहे रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष, बताइए भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से शब्द अलंकार के भेद कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए तो कौन सा नहीं भी? देखिए आपका यमक भी है, अनुप्रास भी है, श्लेष भी है, तो यहाँ देखिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक अलंकार शब्द अलंकार का भेद नहीं है, ये अर्थ अलंकार का भेद है। कौन सा भाई? अर्थ अलंकार का भेद है, ठीक है। तो देखिए रूपक अलंकार किसे कहते हैं? देखिए वह अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कहता है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, ठीक है, तो इसमें जो है चंद्रमा का जो है खिलौने से क्या कर दिया गया है? कोई अंतर नहीं दिखाई बताया गया, उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का अंतर नहीं है होता, तो वहां पे क्या होता है भाई? रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए यमक अलंकार आप जानते हैं, यमक अलंकार जिसमें आपके एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए पिछले दिन अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ही पूछ लिया था। देखिए अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वर्णों की तरन तनुजा तट तमाल, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, ताकि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहां होती है वहां वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार मतलब चिपका हुआ, जहां एक शब्द आए और उसके कई अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो परिभाषाएं भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे कि काली घटा का घमंड घटा, बताइए भाई काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? चलिए तो कह रहे हैं कि यमक अलंकार का, अन्योक्ति अलंकार का, श्लेष अलंकार का, या उत्प्रेक्षा अलंकार का। देखिए भाई, देखिए घटा घटा क्या भाई? घटा आपका घटा जो है आपकी कितनी बार आया? 2 बार आया है।
अब घटा 2 बार आया है, लेकिन इनके अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। क्या है? अर्थ अलग अलग। पहले घटा का अर्थ क्या है? बादल है। क्या भाई? बादल है, ठीक है। और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। क्या? कम होना। तो जब अभी बताया, जहां एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? आपका यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चल अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भाई अगला इधर बीच में, हाँ ये देखते हैं, छोटा ही रहने दीजिए। देखिए भाई अगला प्रश्न कहने की मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो देखिए कहने की निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे आपको रस बताना है कि कौन सा रस इसमें है। कौन सा रस है? चयन कीजिए। तो कहने की हास्य रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, या करुण रस है। देखिए यहाँ ये गलत है, श्रृंगार लिखा, तो ये ऐसे होता है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए तो अब बताइए तो इसमें कौन सा रस है? तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? तीसरा नंबर सही हो जाएगा, श्रृंगार रस है। ठीक है, कहने की मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, देखिए आप यहाँ से पूछा जाता है रस और कितने हैं, रस के स्थायी भाव आपसे बहुत पूछे जाते हैं। क्या भाई? रस के अस्थाई भाव। तो जानते हैं आप कितने? 9 प्रकार के रस होते हैं। ठीक है, रसों की संख्या कितनी है? 9। और आपसे ऐसे पूछता है कि बताइए अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? अरे भाई 9 रस है तो 9 तो अस्थाई भाव होंगी ना, तो स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ ले करेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। क्या है? रति है, या प्रेम भी कहते हैं। ठीक है, और करुण रस का शोक, करुण रस का शोक होता है। ठीक है, और वीर रस का क्या? उत्साह, उत्साह होता है। ठीक है, उत्साह। और हास्य रस का हास होता है। ठीक है, अस्थाई भाव। ठीक है, और रौद्र रस का जानते हैं क्रोध। तो ये अस्थाई भाव जरूर याद रखिएगा भाई। तो बीभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक है, और भयानक रस का भय होता है, अस्थाई भाव। और अद्भुत रस का विस्मय होता है। ठीक है, विस्मय। और शांत रस का क्या होता है भाई? निर्वेद होता है। ठीक है, निर्वेद, ध्यान रखिएगा। तो ये अस्थाई भाव है। 9 रस हो गए ना आपके, और 9 को अस्थाई भाव याद रखना है। और एक होता है, कहता है ऐसा कौन सा रसराज जिसे रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न करें कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए आप जानते हैं चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? ठीक है, तो प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती करें कि 16, 17, 20, 15। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करें कि रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो बताइए भाई, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? करें कि केशव दास कहते हैं इनको। ठीक है, पूरा नाम केशव दास। करें कि सेनापति, सुंदर, या मोहनलाल मिश्रा। तो देखिए रामचंद्रिका के लेखक कौन है? केशव दास है। तो ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला है, करें कि ज्ञान दीप किसकी रचना है? तो ज्ञान दीप किसकी रचना है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शेख नबी का जो है ज्ञान दीप रचना लिखी है। तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? देखिए रचनाओं से 3 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको आना ही आना है। बताइए भाई, तो कौन हो जाएंगे? करें कि राणा प्रताप हैं, कवित्त रत्नाकर हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, सोहन लाल द्विवेदी हैं। तो बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? तीसरा नंबर हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे जो हैं हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करें कि साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो साकार का आपको विलोम बताना है यहाँ। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो साकार का विलोम क्या हो जाएगा भाई? कहने की विकार होगा, प्रकार होगा, निराकार होगा, या आकार होगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर निराकार होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि
स्वार्थ का विलोम होगा। तो यहाँ पे आपको स्वार्थ का विलोम बताना है। तो कौन सा हो जाएगा स्वार्थ का सही विलोम? आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, कह रहे हैं कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? बताइए भाई। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर हो जाएगा श्रद्धा लाल फुललौरी, जो है ये पंजाब में जो है हिंदी का प्रचार किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि संज्ञा का भेद नहीं है। बताइए भाई, संज्ञा का भेद नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कह रहे कि निजवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। देखिए, आपका भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा जानते हैं आप 5 प्रकार की है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निजवाचक नहीं है। तो निजवाचक आपका यहाँ पर नहीं हो जाएगा संज्ञा का भेद। ठीक है, ये जो है निजवाचक किसका भेद है? ये सर्वनाम का है। ठीक है भाई, सर्वनाम का भेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अब आपको यहाँ बताना है, कई शब्द के लिए एक शब्द बताना है। कहने कि जिस पर आक्रमण हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। कहने कि आक्रांत होगा, आक्रांता होगा, दुर्जय हो गया, अजय होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 35 का प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आक्रांत जो है होगा जिस पर आक्रमण हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहने की पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए एक शब्द होगा। बताइए भाई। कहने की प्रोषित पतिका है, परित्यक्ता है, या आगत पतिका है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा, परित्यक्ता जो है ये पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए शब्द होगा। सेकंड नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अगला और आखिरी प्रश्न, क्योंकि आज हमने आपको 37 प्रश्न कराएंगे, क्योंकि आपको 37 प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहे कि कलश का पर्यायवाची है। कह रहे कि कुंभ है, उपस्कर है, पात्र है, जल है। तो कलश का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा भी? सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, कुंभ जो है कलश का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार आपके पूरे होते हैं प्रैक्टिस सेट। 37 प्रश्न आपके हिंदी में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार से कोई एरर या कुछ दिखाई देता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको और अच्छा वीडियो प्रदान करने की कोशिश करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।